बहू, मुझे खांसी बहुत आ रही है, इसलिए मैं चावल नहीं खा सकती। तुम चावल खा लो और मुझे ये रोटी दे दो। शारदा जी अपनी बहू सुनीता को बोल ही रही थी कि तभी उनके बेटे संजय ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, माँ, 2 दिन से सुनीता को भी बहुत खांसी जुकाम हो गया है, तो आप उनको उसको रोटी खा लेने दीजिए और आप चावल खा लीजिए। वैसे भी मुझे लगता है रोटी खाने में आपको दिक्कत होती है, इसीलिए तो घंटे भर बैठ कर खाती रहती है। इतनी देर तक कोई खाना खाता है क्या? बेटे की बातें सुनकर शारदा जी को बहुत बुरा लगा। सोचने लगी कि उसे अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है। पत्नी को खांसी जुकाम हो गया तो उसकी तो उसे इतनी चिंता है, लेकिन माँ को 1 हफ्ते से जुकाम खांसी बुखार सब हो रहा है, पर एक बार पूछा तक नहीं कि माँ कैसी हो। क्या शारदा जी शादी हो जाने के बाद बेटे के लिए माँ की कोई वैल्यू नहीं होती? आज शारदा जी को अपने पति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मोहन जी शारदा जी का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने कभी अपनी माँ का भी अपमान नहीं किया था। जितना सम्मान वो पत्नी को देते थे, उससे कई ज़्यादा अपनी माँ को सम्मान देते थे। इस बात के लिए शारदा जी की बहू कि सासू माँ को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व था। लेकिन पता नहीं संजय के अंदर ये सब एब कहाँ से आ गए। वो सोच ही रही थी, तभी संजय फिर से बोला, माँ, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप दाल रोटी चावल चावल खा लो, दाल चावल खा लो और जाओ यहाँ से। फालतू में हमारा दिमाग खराब मत करो। तो शारदा जी ने चुपचाप दाल पी ली और वहाँ से चली गई, क्योंकि अगर चावल खा लेती तो फिर से खांसकर हमें परेशान हो जाती। इसलिए उन्होंने चावल नहीं खाया और वहाँ से उठकर चली गई। शारदा जी की एक सहेली थी, सुमित्रा, जो कि बहुत ही अच्छी थी। जब कभी शारदा जी और सुमित्रा पार्क में मिलती तो सुमित्रा जी हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आती। इसलिए शारदा जी को कोई भी परेशानी होती तो वो अपने बेटे बहू से न कहकर सुमित्रा को सब कुछ बता दे दिया करती, और सुमित्रा जी भी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती। अब भी जब शारदा जी की तबीयत खराब हुई तो उनकी दवाइयों का इंतज़ाम सुमित्रा जी ने ही किया। जब 2-3 दिन के बाद शारदा जी को कुछ आराम मिला तो वो पार्क में टहलने गई। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद सुमित्रा जी ने कहा, शारदा, मैं इस बार महाकुंभ स्नान के लिए जा रही हूँ। आखिर इतने सालों के बाद आया है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इसलिए तुम बताओ, क्या तुम भी चल रही हो हमारे साथ? महाकुंभ में स्नान की बात सुनकर शारदा जी के चेहरे पर भी चमक आ गई। उन्होंने कहा, सुमित्रा, वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, हम लोग कैसे जाएंगे? अरे मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे बेटे बहू की जान पहचान वाले बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, जो हमें आराम से महाकुंभ से स्नान करवा देंगे। तो शारदा जी ने कहा, सुमित्रा, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे बेटे बहू तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देते, रोज़ तुमसे फ़ोन पर बातें करते हैं। और एक मेरा बेटा है जो पास होते हुए भी मुझसे बात तक नहीं करता, और जब भी बात करता है तो हमेशा मेरे बारे में उल्टा सीधा ही बोलता है। हाँ शारदा, तुम सही कह रही हो, मेरे बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे हैं। उन दोनों ने तो मुझे कई बार अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी धरती पर रहकर इस दुनिया से विदा होना चाहती हूँ। सुमित्रा जी की बात सुनकर शारदा जी की आंखें भर आई। तो सुमित्रा जी ने कहा, शारदा, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मैंने तो तुम तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं। हम दोनों सहेलियाँ एक साथ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पता नहीं क्यों तुम अपने बेटे बहू के अपमान सहती रहती हो। देखो शारदा, हमेशा चुप रहना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। ठीक है सुमित्रा, आज मैं घर जाकर अपने बेटे बहू से बात करती हूँ महाकुंभ स्नान के लिए, और फिर तुम्हें बताती हूँ।
कहकर शारदा जी के पार्क से वापस आ गई। लेकिन जैसे ही गेट पर पहुंची तो बहू वहीं गेट पर खड़ी थी और कहने लगी, आ गई महारानी घूमकर। घर में कुछ काम करने के लिए कह दो तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है और पार्क में घूमने के लिए रोज निकल जाती है, तब इनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। बहू की बात सुनकर शारदा जी को एकाएक सुमित्रा जी की बात याद आ गई कि बोलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठा लेते हैं। सोचते हुए शारदा जी ने कहा, बहू ऐसे क्यों कर रही हो? घर का सारा काम तो करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब तो मैं ही करती हूँ। अगर फिर भी कोई काम रह जाता है तो वो बता दोगी तो वो भी कर दिया करूँगी, लेकिन इस तरह से ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। शारदा जी की बातें सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आ गया। माँ जी, आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है। अगर आप चुप रहोगी तो वही आपके लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर पैर पटकते हुए सुनीता अपने कमरे में चली गई। लेकिन शारदा जी को आज थोड़ा सा बोलकर बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। वैसे तो शारदा जी हमेशा अपने मन की बात मन में ही दबा लिया करती थी। आज पहली बार उन्होंने बहू के सामने कुछ बोला था जो बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शाम को जैसे ही उनका बेटा संजय ऑफिस से घर आया तो बहू को रोने का नाटक करते हुए बोली, संजय आज तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत बेइज्जती की। पत्नी को इस तरह से रोते हुए देखकर संजय गुस्सा हो गया। आगे कुछ नहीं सुना और सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई सुनीता की बेइज्जती करने की? आप जानती है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसे रोते हुए देखकर मुझे कितना बुरा लगता है। फिर भी आज वो आपकी वजह से रोई। माँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया आपने। आज हो गया सो हो गया। आइंदा से अगर आपने सुनीता की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, तुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा नहीं कह सकता जिससे सिर्फ अपनी बीवी की तकलीफ दिखाई देती है। माँ, मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा ही था मेरा कोई बेटा ही न होता। शारदा जी ने बेटे की बात को बीच में ही काटते हुए कहा तो संजय ने गुस्से से शारदा जी के गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहा, माँ, आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? अपनी औकात में रहो, वरना मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए आगे से सुनीता को कुछ बोलने से पहले इस थप्पड़ को अच्छे से याद कर लेना। आपकी सारी अकड़ अपने आप बाहर आ जाएंगी। बेटे का व्यवहार देखकर शारदा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोली, संजय, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी माँ हूँ। बीवी के कहने में आकर तुमने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया। इस बात का तुम्हें एक ना एक दिन अफसोस ज़रूर होगा। देखना, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं दिलाया तो मैं तुम्हारी माँ नहीं। आज तक तुमने अपनी माँ का सिर्फ प्यार ही देखा है। शारदा जी ने गुस्से में कह दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, वो कभी अपने बच्चों की नफरत कर ही नहीं सकती। शारदा जी ने उस समय गुस्से में बोल तो दिया, लेकिन फिर शांत हो गई और उनके इस तरह से शांत हो जाने से बहू को और बढ़ावा मिल गया। अब सुनीता अपनी सासू माँ को ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। धीरे धीरे 3-4 दिन गुजर गए। अगले दिन शारदा जी सुमित्रा जी से मिलने गए के लिए पार्क में गई तो सामने सुमित्रा को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। सुमित्रा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या हुआ शारदा, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? देखो शारदा, पहले तुम थोड़ा पानी पियो और फिर मुझे बताओ क्या हुआ। तो शारदा जी ने अपनी पानी पीकर कहा, जिस दिन में मैं यहाँ से घर गई तो बहू मेरे बाहर में उल्टा सीधा बोल रही थी।